बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज 6 सितंबर का दिन है। यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर इसको मनाया जाता है। आज़ादी की कद्र, आज़ादी की हिफाजत आप उन लोगों से पूछिए जो आज भी इस कोशिश में जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरह से आज़ादी को हासिल किया जाए। आप फलस्तीनियों से पूछिए उनके शब रोज कैसे गुजर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में बसने वालों से पूछिए कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और हम यहां आज एक आजाद ममलुकत में, आजाद फैजा में सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी सरहदों पर मुहाफिज अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी हिफाजत के लिए हर लम्हा हर वक्त तैयार हैं। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान खूब जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यह तारीख साज दिन 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों की याद दिलाता है। 6 सितंबर यानी आज के दिन 6 सितंबर 1965 को भारत ने तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर के करीब सरहद अबूर की और पाकिस्तान पर अचानक हमला किया। बुज़दिल दुश्मन को मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान अपने खित्ते की हिफाजत करना जानती है। फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने कौम से खिताब में कहा कि दुश्मन जानता नहीं कि इसने किस कौम को ललकारा है। फिर दुनिया ने देखा पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए दुश्मन के खिलाफ किस तरह सीसा पिलाई दीवार बनी। पाक सरजमीन में का बच्चा, नौजवान और बूढ़ा अर्ज़े वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान होने को तैयार हो गया। बेदियां और वाहगा के इलाकों में भारत को पिस्पा करने पर मजबूर किया गया और इसी दौरान केमकन की तरफ भारतीय अफवाज की पेशकदमी भी नाकाम बनाई। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान ऐसी बहादुरी और जानफिशानी से लड़ी कि दुश्मन को वापस अपनी सरहद में धकेल दिया। लाहौर जिमखाना में चाय पीने के दावे करने वाले दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिला दिए। उस वक्त की चाय का क्या इरादा अपने हाथों से हमने पूरा किया जब दुश्मन हमारे आगे घुटनों पर गिरा, पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ और पकड़ा गया। जी हां, और वो चाय उस वक्त का तज़किरा किया गया, उसको पूरा किया। अभिनंदन को जो चाय पिलाई गई और फिर वो चाय जो है वो पूरी दुनिया में उसका तज़किरा जो है वो मिला। 6 सितंबर के मौका पर चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मसल्ह अफवाज ने 6 सितंबर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हमारे बहादुर जवानों ने जबरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन अंदाज में दुश्मन के मजबूम अजाइम को नाकाम बनाया। और दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम दिफाए पाकिस्तान के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी कौम और अस्करी तारीख में यौम दिफाए वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज के दिन हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज ने कौम के शाना बिशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इसको जेर बहस लाएंगे। दूसरा आज हम जेर बहस लाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आया जिसमें हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंजूर कर ली गई। नैब तरामीन बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला 5-0 से सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सका। अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाजे है। बहुत सी तरामीम के मोहम्मद बानी चेयरमैन पीटीआई खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि मौजूदा मुकदमे में भी तरामीम गैर आईनी होने के हवाले से हम कायल नहीं हो सके। बानी पीटीआई ने नेक नीयती से दरख्वास्त दायर नहीं की। नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को जल्द खत्म करने के बजाय इसको बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कानून की 2 तशरीहात हो तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। इसको जेर बहस लाएंगे।
और तीसरा हम आज इसमें एडअप करेंगे कि कारसाज हादसा जो है उसकी मुलजिमा नताशा दानिश की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत ने मुलजिमा की 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। दौरान समाअत मुलजिमा के वकील ने मौकिफ अपनाया कि मुलजिमा जहनी मरीजा है। अगस्त 2005 से इसका इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारामद है। जहां जाबक होने वाले जो हैं उसमें वरसा ने अल्लाह के नाम पर उनको माफ कर दिया। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अजीजुल्लाह खान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और उनके साथ हमारे साथ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइज। अजीजुल्लाह साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। 6 सितंबर का दिन है, यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थैंक यू हमजा साहब, आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में, और एक इंतहाई अहम दिन जो कौमों के लिए होता है और हमारे लिए एक अहम दिन है 6 सितंबर, जिसको हम याद करके आज भी जोश व वलवला हमारी रगों में, मुझ जैसे जो एजेड लोग हैं उनकी रगों में दौड़ जाता है। और यकीन जाने कि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है 7-8 साल का था मैं जब ये सब कुछ हुआ, और जिस तरह साइरन बजते थे और फिर अवाम का जो जज्बा होता था वो देखने के काबिल होता था। यानी लोग निकले, औरतें बाहर निकली, और अगर तो चंदा, मुझे आज भी याद है कि वो डब्बे बाहर रख दिए गए थे कि उनके लिए जो हमने चंदा इकट्ठा किया मोहल्ले वाइज, फिर शहरों में, फिर वो औरतों ने अपने जेवरात उतार उतार के दिए। आपको पता है औरतों के लिए जेवर सबसे बड़ा वो होता है उनके लिए, लेकिन वो भी उन्होंने कीमती सासा होता है, वो भी मेरे सामने खड़े उतार के दिए। हमारी फैमिली में से भी इसी तरह किया गया। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन हमसे ताकत में बहुत ज्यादा था। आपको पता है कि उसकी फौज ज्यादा, उसकी आबादी ज्यादा, उसके पास जो लड़ने के हथियार हैं वो ज्यादा, उसके पास टैंक ज्यादा, लेकिन वो जज्बा ईमानी था, वो कुफार के खिलाफ जिहाद का जो जज्बा था उसने कमाल कर दिया। और हमारी फौज जिस तरह लड़ी, हमारी फौज के जवान जिस तरह लड़े, अब वो इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि इतनी कम तादाद में होते हुए इतनी बड़ी फौज के साथ मुकाबला करना, इतने बड़े मुल्क के साथ मुकाबला करना, कि जो सोच के आए थे कि जी आज शाम की चाय हमने जिम खाना में पीनी है और लाहौर में हमने समोसे पकौड़े खाने हैं, और उनके दांत खट्टे किए हमारी फौज ने। और वो जज्बा भी मुझे याद है कि जब अपने सीने से बम बांध के टैंकों के नीचे लेट के उन्होंने टैंक उड़ाए और दुश्मन का हमला पसपा किया। तो ये जज्बा ही है ब्रदर के जी, उस जज्बे के तहत ये पाकिस्तान बना, उस जज्बे के तहत हमारी पाक फौज लड़ रही है, और उसी जज्बे के तहत आवाम जो है वो आज अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। उस वक्त भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। शहीर अहमद सियालवी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? 6 सितंबर का दिन है, यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर इसको मनाया जाता है, और कौम भी इसमें जो है वो खूब जोशो जज्बे के साथ पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी होती दिखाई देती है। भट्टी साहब, मैं अपने बुजुर्गों की बात को आगे लेकर चलना चाहता हूँ जी। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर एक सेमिनार को एड्रेस कर रहे थे, वहाँ मेरा भी एड्रेस था। तो वो थोड़ा सा लिबरल माइंडसेट के थे। उन्होंने कहा कि जी ये जो जिहाद, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह हमारा वो है, फौज का मैनिफेस्टो है, ये दहशतगर्दी को उकसाता है। और इस तरह की बात की, और वुड यू बिलीव के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बैठे थे, बाकी लोग भी बैठे थे, तो किसी के कानों पे वो चीज नागवार नहीं गुजरी। I stood up and I said कि यार मुझे ये बताओ, ना हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल है, ना हम अपने दुश्मन से कोई 7-8 गुना छोटे आबादी में भी, नॉलेजी में भी, असलहे में भी, और फाइनेंशियली भी, ये 65 में हम जीते कैसे? तो ही वॉज आंसरलेस। मैंने कहा ये जो नारे तकबीर है ना, ये जो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह है, ये मोटो और ये मैनिफेस्टो तो नहीं जिता गया वहां पे। ये चीज थी कि सिपाही मकबूल हुसैन 16 साल की उम्र में उसने वॉलंटरली वर्दी पहनी अयूब के कॉल पे कि कौम आ जाए हमारा साथ दे, दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। एंड ही वेंट देयर, उसके हाथ पांव काटे गए, उसके साथ जुल्म तशद्दुद किया गया, जुबान काट दी गई, अपनी उंगलियों में खून से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता था हिंदुस्तान जेलों में। तो आप ये देखें, ये
जज्बा जो कुछ भी हमारे लोगों में था, जो लास्ट 6 सितंबर को मैं चमेंडा में था, मैंने तो सारा एरिया विजिट किया, शोहदा की फैमिली से मैं मिला, और एक अजीब सी कैफियत थी कि जब वहां के लोग बता रहे थे कि हमारे फलां रिश्तेदार ने, उनकी माओ ने तैयार किया था, और देवर मोर देन प्रिपेयर्ड कि ठीक है, अगर हिंदुस्तान के टैंक हमसे तादाद में बहुत ज्यादा है, हमारे सीने हाजिर है, उन्होंने अपने सीनों पे बम बांधे, उनके आगे लेट के जाके हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बनाया चमेंडा को। तो ये इकबाल का कलम इस पे उठता है, कहता है कि काफिर है तो शमशीर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेहतर भी लड़ता है सिपाही। तो हमें इस जज्बा ईमानी ने फतह दी। 1971 में जब हमारी तलवार पे औरत और शराब आने लग गई, जब भुट्टो ने वो कुर्सी की लालच में जो कुछ किया, टिक्का खान ने अपनी इक़्तिदार की लालच में जो कुछ किया, फिर भी हमने अपना हाल देख लिया। सियालवी साहब की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए काइंडली। जी सियालवी साहब। जब भी हम उस बेसिक आइडियोलॉजी से हट जाते हैं ना, जो आइडियोलॉजी हमें मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दी, तो फिर हम लोग जवाल पजीर होते हैं। आज भी अगर हम उस आइडियोलॉजी से जुड़ के खड़े हो जाएं, आई कैन बेट यू कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामान में होना शुरू हो जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी में नहीं होंगे। हमें वो जज्बा चाहिए। हमारे पास आज भी एम आलम जैसे जज्बा है हमारे लोगों में, उनको वो लीडरशिप चाहिए। आज भी चंद सेकेंडों, मतलब आप देखें आपके म्यूजियम्स में आज भी इसराइली एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स मौजूद हैं। आपको फखर से आप दुनिया को बता सकते हैं, जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई सीनियर ऑफिसर आपस में बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, तो हम फखर से कह सकते हैं कि यार आपके सेंट्रल एशियन कंट्री ज्यादा से ज्यादा तो बनाई हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, मेज भी उज्बेकिस्तान, मेज भी ताजिकिस्तान, मेज भी किर्गिस्तान, मेज भी कजाकिस्तान, मेज भी अजरबैजान। आप आज बाकू चले जाएं, लोग जाते हैं टूरिस्ट, हर बिल्डिंग पे पाकिस्तान का झंडा उन्होंने लगाया है अपने परचम के साथ। दे रिस्पेक्ट यू। हालांकि फाइनेंशियली आपसे ज्यादा अच्छे हैं, शायद आपको एड वो देते हो, खैरात भी देते हो, लेकिन वो आपका एहतराम करते हैं। खैरात देने वाले लोग कभी एहतराम नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। हम लोगों ने, आप बोस्निया चले जाए, मैं दुबई में जब था तो इमरान खान का भांजा जो आजकल कैद है, इसके साथ मेरी काफी तफसीली गपशप हुई थी। ही टोल्ड मी कि जब वो बोस्निया में गया तो उसने लोगों को कहा कि यार आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो माओ ने झोलियां उठा उठा के हमने दुआएं दी थी। आई रिटर्न पाकिस्तान एंड आई आस्क्ड माय फादर कि भी आप लोगों ने क्या किया था उस वक्त, आपकी फौज ने क्या किया था। तो मैं नहीं बता सकता स्ट्रेटेजिकली, लेकिन कहते हैं कि हम लोगों ने वो सपोर्ट उन्हें दी थी कि वहां का मुसलमान जब तक तारीख पढ़ता रहेगा तो पाकिस्तान को दुआएं देता रहेगा। एक मकरूज पाकिस्तान ने भी अपने मुसलमान भाइयों को चेचनिया तक में जाके कभी अकेला नहीं छोड़ा। मकरूज पाकिस्तान ने, हमारे अंदर वो जज्बा ईमानी मौजूद है। सिर्फ फाइनेंशियली हम लोग बेचारे थोड़े से दबे में, और थोड़ा सा हमारे ऊपर इस तरीके के वो अंग्रेजों के घोड़े कुत्ते नहलाने वाले 70 सालों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे काबिज हो जाते हैं। वो नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान, जिन्होंने 4 साल हम पे हुकूमत करनी होती है, फिर अब भाई वक्त इंग्लिस्तान चले जाना होता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हमारी हर जंग 65 वाली जंग होती, हम कभी दुश्मन की जरूरत ना होती मेरी नजर उठा के देखने, इवन 98 की जंग आप उठा के देखने, कारगिल को हम अच्छा खासा एरिया कवर करके चले गए थे। उस वक्त ये सबसे ज्यादा हमसे नाराज वो रियाज कश्मीरी हुआ था, जो एक सिविल आर्म मुजाहिद था। उसने कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ता, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, बस मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, वापस नहीं आऊंगा। तो वैसे ऐसे लोग भी थे, लेकिन क्या हुआ, वो एक कौन आ गई बस से हमारे वजीर आजम को, और उसने घुटने टेक दिए। मसला ये होता है कि हम लोगों ने कई ऐसी जीती हुई जंगें मेजों पर आके रखी हैं, हमारे जवान, लेफ्टिनेंट, कप्तान, इवन कर्नलों तक उन लोगों ने शहादतें दी, हमारे सूबेदारों, हवलदारों, लांस नायक सब ने। लेकिन ये जो घुघु घोड़े हमने ऊपर बिठाए हुए होते हैं ना, इनको कन्विंस करना ही नहीं आता। दे वर इवन नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ डायलॉग। इनको आज आप कश्मीर कॉज के लिए डायलॉग के लिए भेज दें तो सर इनको पता ही नहीं होगा कश्मीर के हदूद क्या है। इंडिया में आप चले जाएं, इंडिया ने सैकड़ों PhDs कर दी हैं, वो ऑक्युपाइड कश्मीर की कहते हैं बात ही ना करो, हमारे साथ मुजफ्फराबाद की बात करो, हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान की बात करो, वो कहते हैं ये भी हमारा बनता है।
मतलब उन्होंने झूठ इतना बोला है कि लोग उसे सच समझने लग गए और दुनिया को आज कश्मीर की जुल्म नजर नहीं आते, क्योंकि हर केस में, हर मुकदमे में इंडिया ने अपने आप को सुरखरू किया है इंटरनेशनल फोरम पे, और हम लोगों ने सिफारशी टोलों को भेजा हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में कि जाके कश्मीर का मुकदमा लड़ो। तो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे लोग और कौम और हमारे जवान गरीब पैदा हुए हैं शहादतें देने के लिए, और जो अशराफिया बैठी हुई है हुकूमत में, चाहे किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, वो बैठी है इनकी शहादतें बेचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली चाहे ये वर्दी वाले लोग और शहादत देने वाले, या बेचारे बगैर वर्दी पहन के जिन लोगों ने मुख्तलिफ तंजीमों तहरीकों के नाम पे कश्मीर में जाके शहीद हुए, और उनमें से 80% की डेड बॉडी यहाँ वापस नहीं आती, फौजियों की तो फिर आ जाती है ना, इनकी तो लाशें मसद के वो नीलम जेला में फेंक देते। तो यार उनका कौन हिसाब देगा? वो नहीं चाहते कि हमें कुछ करें। मैं तो बल्कि मतलब शोधा के घरों में जाता हूँ तो मैं एयरफोर्स का हमारा एक ऑफिसर शहीद हुआ था, गालिबन जनरल सरफराज वाले जहाज का मामला था, हेली का या कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे इलाके का था। तो उसके घर में सारे आए, उसका वालिद बिल्कुल सकूत तारी था, उनके मतलब एक अजीब सी कैफियत खामोश थे। तो सारे जाके मिल गए, मैं जाके मिला और उन्हें मैंने कहा मुबारक हो आपको। तो वो ज़ारों कतार रोने लग गए, ज़ारों कतार रोने लगे। कहते सुबह जो बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, फौजी भी आ रहे हैं, सिविल भी आ रहे हैं, आके मुझे अफसोस करके आ रहा है कि आपका बेटा शहीद हो गया। जैसे तुम पहले बंदे हो, जैसे मेरे बेटे की शहादत की कदर मुबारकबाद कि तुमने आके मुझे मुबारक दी है। ये मुबारकबाद का वक्त होता है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को चुना अपने वतन की हिफाजत के लिए। तो सर ये चूंकि हम लोग, मेरा अभी भी जो यंगर ब्रदर ही स्टिल सर्विंग इन नॉर्थ एरियाज, सियाचिन की हाई पोस्ट पर 2 बार उसने वॉलंटियर किया। मेरे मामू ने 4 तमगे लिए जरूरत हाजिरी के, मेरे खाला दाया बाजू, दाई टांग, दाई आंख, उस पे प्लास्टिक सर्जरी भी, आरे बाजार धमाका जो खुदकुश हुआ था उनपे, बस शी इज स्टिल सर्विंग इन यूनिफॉर्म एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल इन AMC। मैं तो अपने नाना मेरा पेंसिल लेकर तब लड़े। तो ये सारी चीजें मैंने तो अपने आंखों से बहुत क्लीन देखी। वालिद 36 साल फौज में सर्व किया, लेकिन मुझे दुख अल्टीमेटली ये होता है। सेल्वी साहब, यही बात आपसे मैं इसीलिए ये सवाल करना चाह रहा हूं कि आप के फैमिली मेंबरान भी जो हैं वो इसी तरह से फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि जब इस तरह की पॉलिसीज जो हैं उनको बेटर नहीं किया जाता, जिस तरह से ये 1998 कारगिल वाला मामला या इस तरह से वाकयात सामने आते हैं, अभी कंसिस्टेंटली करंट सिचुएशन को देखा जाए तो दहशतगर्दी के वाकयात आते हैं, उस पर भी हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं वही हम लोग एज ए नेशन, तो मायूसी नहीं होती इस तरह से? इस तरह की चीजें, हमने कुर्बानियां जो थी, हमारे मकासद बहुत बड़े थे, लेकिन आज हम उस डायरेक्शन से हटते हुए नजर आ रहे हैं। यार मायूसी बेटी साहब कुर्बानियों पे कभी नहीं होती, कुर्बानियों पे मायूसी नहीं होती। ये हरामजादे जो कुर्बानियां बेच आती है, इस पे मायूसी होती है। आज आप बलूचिस्तान की एग्जाम्पल ले लें कि हम लोग 6-7 हजार कमाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ तो हम लोग जान भी देते हैं कि ये SHO की मारे। बड़ी वजीर दाखिला को बोलो तो तुमने बोला SHO की मारे, बनो SHO और जाओ वहां बलूचिस्तान में, जाओ लड़ो। ये बहुत आसान है ये वाली स्टेटमेंट दे देना, लेकिन मैं हमेशा से एक चीज का कायल हूं कि दहशतगर्द को ना मारो, दहशतगर्द की मां को मारो जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है। तो स्पॉन्सर कर रहा है, जो उसके पीछे बैठा, एवरीवन नोस हु इज द स्पॉन्सर। हम सारा मिलकर अफगानिस्तान पे हैरान डाल देते हैं, वो स्पॉन्सर किसी और मुल्क में बैठा हुआ है मेरे भाई, तो असल स्पॉन्सर लोग ही नहीं पकड़ रहे। ये तो छोटे छोटे वो उसके अमाजगाहें बनी हुई है, जो चाबहार में इन्होंने, इंडिया ने अपनी एम्बेसी बना के दी है, देखो पाल रही है, या अफगानिस्तान के इस बॉर्डर पे क्या हो रहा है, वी नो एवरीथिंग, बट वो काम कर रहा है, आप उसे नकेल डाल सकते हो, लेकिन बाप नाराज हो जाएगा जो अमेरिका है। असल मसला ये है, एक तरफ से वो हमें बोलेगा दहशतगर्द मारो, दूसरी तरफ से वो दहशतगर्द को स्पॉन्सर करेगा थ्रू इंडिया। मरेगा कौन? मेरा आम शहरी शहीद होगा, मेरा आम बेचारा जो है वो क्या कहते हैं फौजी शहीद होगा, मेरा बलूचिस्तान का नौजवान शहीद होगा, वो माइंस लगी होंगी उसके ऊपर, उनका पाँव गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। आधे आधे धड़ के साथ हमारे CMH भरे हुए होते हैं,
और कुछ लोग यहाँ पे बैठे, पंजाब में बैठे लोग जो हैं वो इस चीज को उजागर करने लग जाएंगे कि आप क्वेटा के नाम पे जो है वो पाबंदी लगा दीजिए, क्वेटा की कोई भी चीज जो है उसको बाइकआउट कर दीजिए। तो ये एक सूबों वाला इंतशार फैलाने की कोशिश, मुहिम जो है वो यहाँ पे मौजूद लोग शुरू कर देते हैं। ये कोयटा होटल चलाने वाले जो है, क्या इन्होंने मारा हमारे पंजाबियों को, हमारे सैनिकों को, हमारे वसीर के लोगों? तो दहशतगर्द कौन है जो बलूचिस्तान आर्मी को लीड करे, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी को लीड करे, या बीएसओ आजाद को लीड करे, या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को लीड कर रहा है? वो तो बाहर बैठा हुआ है, जो दिन रात शराबें पी रहा है, उसका क्या जाता है? उसको तो सब कुछ मिल रहा है। मसले ही हमारे सारे जागीरपुर बटेरों का, या बलूचिस्तान के, या उन्हें हमारी एजेंसी पालती है या पड़ोसी मुल्क की एजेंसी पालती है। हमारी वाली पालती है तो बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी वाली अगर उसके किसी कजन को ढूंढ के ले आए, ये जरा ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसको एमएनए बना दो इस बार, तो वही कजन जो पिछली बार एमएनए हम लोगों ने बनाया था, वो उठ के पहाड़ों पे चला जाएगा, दफा हो जाएगा कि मैंने राज बोलो। मुझे यहाँ पर आके इख्तिलाफ होता है हमारे पॉलिसी मेकर से कि भाई जब तक आप आवाम के हकीकी नुमाइंदों को नहीं लेके आएंगे पाकिस्तान में, नहीं लेके आएंगे मतलब नहीं आने देंगे, उन्हें आने दें। आप ब्यूटम्स के नौजवानों को, तुर्बत यूनिवर्सिटी के नौजवानों को, लासपिला की यूनिवर्सिटी के नौजवानों को, बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज के नौजवानों को एक बार मौका तो दें, वो लड़े इलेक्शन, वो आए पार्लियामान में, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने नौजवान भी लाना है तो फॉर्म 47 का उठा के कोई ले आना, जिसको ना हिल है ना कुकड़ है ना उसे पता है कुछ। तो ये ड्रामेबाजी है। इस वजह से बलूचिस्तान का नौजवान, कोई बंदा इतना किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो हथियार उठा के पहाड़ पे चढ़ जाए, किसी को नहीं काटा। ये दहशतगर्द की माँ को हमने खुला छोड़ा हुआ, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चे पैदा कर रही है, अजीज साहब को एक्सप्लॉइट कर रही है। जी जी अजीज साहब, जिस तरह से सियालवी साहब ने यहाँ पे निशानदेही की, बलूचिस्तान वाला मामला भी, दहशतगर्दी के वाकयात भी होते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट जो दी कि एक SHO की मार है ये तमाम तर दहशतगर्द। आपकी वाबस्तगी रही है, किस तरह से देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज इसमें कहां पे जो है वो लूप होल नजर आते हैं? देखिए, सियालवी साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं और इसी तरह ही है। अगर आप खुल के बात करेंगे और बात करनी भी चाहिए सच्चाई की, तो ये जितने भी इस वक्त, मैं उनकी बात करूंगा, मोहसिन नकवी साहब ने जो फरमाया कि SHO एक, ये सारे दहशतगर्द एक SHO की मार है। देखिए, SHO की मार का मतलब उनका शायद ये था कि किसी भी इलाके का SHO बादशाह होता है जी वहां का, और कहा यह जाता है कि वो सबसे बड़ा बदमाश SHO है। हमारी मुलाजमत के दौरान बहुत से SP कहते थे कि जी यहाँ जो बदमाश है सबसे बड़ा वो SP होता है, और SHO कहता था जी सबसे बड़ा बदमाश SHO होता है, क्योंकि वो सब बदमाशों पे उससे हावी होना चाहिए। तो शायद इस तनाजुर में वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो बात गलत है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल मैं उससे एग्री नहीं करता कि ये जो नाराज बलोच हैं जिन्हें हम दहशतगर्द करार दे रहे हैं, आप उनकी वजह तो मालूम करें ना कि वो दहशतगर्द बन क्यों रहे हैं। जैसे कि सियालवी साहब ने फरमाया कि उनकी माँ जो पीछे बैठी हुई है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, कासे हमने हाथ में पकड़े हुए हैं, हमारे पास तो 1 महीने का खाना नहीं है। अगर हमारी इमदाद बंद हो जाए तो हम तो 1 महीना नहीं चला सकते अपने मुल्क को। तो हमारे अंदर वो खुददारी कहां से आएगी, हमारे अंदर वो बहादुरी कहां से आएगी? वो बहादुरी तो है ही नहीं। फिर आप देखें जिस तरह जो हो रहा है, हमारे पास खबरें तो नहीं आती ना, लेकिन असल चीजें जैसा कि मैं अर्ज करूं आपसे, जिस तरह वहां वार किए गए, सड़कों पे जाते हुए मुसलमानों को शहीद किया गया और इतना बेदर्दी से सरों में गोलियां मारी गई, वो मैं समझता हूं कि मुसलमान नहीं कर सकता। वो वही है जो एजेंट्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, या जिन्होंने अलाकार बनवाए हुए हैं यहाँ पे, या उनके दिलों में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है, वो नफरत है जो इस तरह के काम करते हैं। जब भी आप देखेंगे कोई कत्ल होता है या किसी किस्म का, जो जिसके दिल में ज्यादा नफरत होगी वो उतना बेदर्दी से कत्ल करेगा, वो बहुत ज्यादा फायर मारेगा। आम रूटीन में 1 आध फायर लग जाता है, लेकिन अगर किसी के दिल में बहुत ज्यादा बोझ है, नफरत है, तो वो उसको उसी तरह मारेगा, बेदर्दी से मारेगा। तो ये बेदर्दी से कत्ल किए गए, एक एक को पकड़ के हाथ बांध के सरों में गोलियां मारी गई। तो ज्यादती तो है। और हमारे जो बरसर इक़्तिदार, जैसा कि इन्होंने कहा फॉर्म 47-45 में बिल्कुल एग्री करता हूं, जो भी आता है उसे आने दें, 5 साल उसे पूरे करने दें। अगर वो 5 साल पूरे नहीं करेगा तो अगले दफा वो अवाम को मुंह नहीं दिखा सकेगा।
मैं माजरत के साथ कहूंगा, यहाँ हमारे वजीर दाखिला ने अवाम को मुंह दिखाना है, यहाँ हमारे वजीर जो खजाना है उन्होंने अवाम को मुंह दिखाना है। उन्होंने तो जाना नहीं है जी, अवाम के पास जिन्होंने जाना है वो अवाम उनसे पूछ सकती है, तो इन्होंने तो बाहर चले जाना है, इनसे किसने पूछना है? तो बात बिल्कुल हकीकत है, यही हकीकत है कि जो आता है, अगर आप जमहूरियत प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में लागू नहीं करेंगे, इसमें आप मुदाखलत बंद नहीं करेंगे, फौज की सियासी मुदाखलत जो है वो बंद नहीं होगी। हालांकि कहते रहते हैं कि जी कोई मुदाखलत नहीं हो रही, लेकिन मुदाखलत तो है। और आप देखें कि आपके साबका चीफ जो है वो खुद मान चुके थे, उन्होंने अपनी वो तकरीर में, आखिरी तकरीर में खुद कहा कि जी हम करते रहे ये सारा कुछ, मुदाखलत होती रही लेकिन अब नहीं होगी। तो इसका मतलब पहले होती रही, अब नहीं होगी। और अब यही बयान हमें बार बार क्यों यकीन दिलाना पड़ता है, फौज को क्यों यकीन दिलाना पड़ता है कि जी हम सियासी मुदाखलत नहीं कर रहे हैं? आप देखें कि अवाम को क्यों आप दिला रहे हैं, और अवाम बार बार सुनती है और उसके बाद लोग हंसते हैं, मीम्स बनती हैं, आप देखें सोशल मीडिया। और इन्होंने कहा जी सोशल मीडिया दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द जो है डिजिटल दहशतगर्द, वो इनके काबू में आते नहीं है। सब कुछ हो गया जी, वो फायरवॉल भी लग गई, लेकिन आप देखें उसी तरह सब कुछ हो रहा है। आप कोई आदमी, हर आदमी की एक्सेस है, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप हर जगह पे यही है कि फौज के जो अफसरान हैं उनके बारे में हो रहा है, जो बाकी लोग हैं, दोनों तरफ से, ये नहीं कि एक तरफ से हो रहा है। अब तो यकीन जाने कि चाहे दोनों पार्टियां जो इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार हैं और एक जो दूसरी पार्टी है जो बानी पीटीआई की पार्टी है तहरीक इंसाफ, आप ये देखें कि गाली गलोच के अलावा एक दूसरे को नंगी गालियां, नंगी तस्वीरें बना बना के एक दूसरे के लीडरों के बारे में, ये कहां जा रहे हैं? हम अपने मुल्क को लेके जा कहां रहे हैं? हमने बर्बाद कर दिया अपने मुल्क को जी। जिस कैद आजम ने जिस मुल्क को बनाया और किस लिए बनाया, काज यही था। और आईने पाकिस्तान आप देखें कि सबसे पहले वो कहते हैं अल्लाह के बाद जो हुक्मरानी है वो अवाम की है। तो आज अवाम किधर है? वो अवाम किधर है? अवाम में मायूसी है। आपके बेतहाशा लोग, आप पासपोर्ट ऑफिस के बाहर चले जाएं, जगह नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस में जो आपके पासपोर्ट के कागज खत्म हो गए जी, कागज ही नहीं है कि जी आप छापे। पिछले दिनों ये खबर थी। और रश इतना होता है, हर आदमी इस चक्कर में है कि मैं बाहर चला जाऊं। मायूसी जो है वो मायूस कर दिया गया हमें। यानी मैं बीइंग सीनियर सिटीजन, मैं अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं उन्हें नहीं कह सकता कि हम आपके लिए क्या छोड़ी जा रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने इन 76 सालों में क्या किया है। मैं 66 साल का हो गया, तो हमने तो यही सब कुछ देखते रहे, फलां आ गए, डिक्टेटर आ गए, फलां की हुकूमत आई। तो अब हमारे सामने ये राज भी खुल गए, ये भला हो सोशल मीडिया का। और अवेयरनेस जो आई है कि जनाब जितनी हुकूमतें आई वो किसी ना किसी की मोहताज थी। हम तो बड़े चौड़े होके कहते थे ना जी, हमें तो 18 की हुकूमत में भी फख्र था, हमें तो इससे पहले की हुकूमतों में भी फख्र था। और इस हुकूमत जो अब हुकूमत मौजूदा आई है, आप देखें ये तो हर चीज ओपन हो गई ना जी। किसको नहीं पता, बच्चे को आप रेडियो वाले के पास चले जाएं, आप किसी पूछ लें जो फ्रूट फरोश है वहां खड़ा हुआ है, वो भी आपको बताएगा फार्म 47 क्या है, 45 क्या है। वो यार हमें भी नहीं पता था कि फार्म 47 क्या होता है। यही पता होता था मैंने इतने इलेक्शन कराए, रूटीन का इलेक्शन होता था, कभी इस टाइप की धांधलियां नहीं हुई। अब तो हर आदमी चीख के कह रहा है। और सबसे वो आपने सुना होगा बादशाह नंगा वाली की मिसाल, तो बादशाह नंगा है लेकिन उसे तो समझ नहीं आ रही कि वो नंगा है, जबकि दुनिया देख रही है, कुछ कह भी नहीं सकते। बच्चे जो डिजिटल दहशतगर्द हैं वो कहना शुरू हो गए हैं कि बादशाह नंगा है। अजीज साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आया जिसमें हुकूमत समेत दीगर की अपीलें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं और नैब तरामीम जो है उनको बहाल कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे, एक यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इस पे जो है वो जेर बहस इसको लाते हैं। और दूसरा जो कराची में एक्सीडेंशियल केस सामने आया था उस हवाले से भी बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।